आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनका मन बना यूपीएससी की तैयारी करने का और क्या क्या रणनीति रही उनकी, उनसे अब बात करेंगे आज। सबसे पहले तो मिस्टर हिमांशु को बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं कि क्या रणनीति रही, क्या प्रीलिम्स के लिए रणनीति रही आपकी और क्या मेंस के लिए रही, और कहाँ से आपका मन बना, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उस थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। क्या आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद सुनने वालों के लिए। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा थोड़ा सा परिचय ये है कि मेरा नाम हिमांशु है, जैसा कि अभी बताया। और शुरुआती शिक्षा मैंने अपने गांव से ही की थी, कक्षा 1 से 5 तक, और उसके बाद कक्षा 6 से 10 तक मैं एक दूसरे स्कूल में गया था, वो भी सरकारी ही स्कूल था। और फिर 2 साल की शिक्षा कक्षा 11-12 मेरी विद्या मंदिर से हुई थी। तत्पश्चात मैंने बीएससी की है, जो कि मेरे ही तहसील से की थी मैंने। 2018 में कंप्लीट करने के बाद मेरा शुरुआत में विचार हालांकि ये था कि मैं एमबीबीएस की तैयारी करूं, लेकिन मेरा बाद में मन बदल गया और मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्मुख हुआ। तो उसके बाद मैंने 2018 में तैयारी शुरू की थी और 2019 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था, और ये मेरा कुल मिला के चौथा प्रयास था 2022 का, जिसमें मेरा चयन हुआ है। और फाइनली काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा कुल मिलाकर चयन हो गया। हालांकि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सब के लिए, इस सफलता के लिए। और जैसा कि हमने सुना है कि वर्ष 2021 में आप यूपीपीएससी से नायब तहसीलदार के पद पर भी आपका चयन हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि आपने यूपीपीएससी में जो एग्ज़ाम दिया है और तहसीलदार के पद पर आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। 2021 में मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हुआ था नायब तहसीलदार के पद पे, और फिलहाल मेरी उसमें ट्रेनिंग भी चल रही है। और क्योंकि पहली जॉब का एक्साइटमेंट अलग ही होता है, तो उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बार सिलेक्शन हुआ तो जाहिर था कि उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हालांकि मुझे रिज़ाइन करना है, तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि आप इतनी यंग एज में लग जाते हो और एक जॉब को रिज़ाइन करने का मौका मिल रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे ट्रेनिंग मैंने की है लगभग 1.5 से 2 महीने। वो भी काफ़ी मेरा अनुभव एक प्रकार से डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कुछ लाइफ के कुछ अच्छे पहलू जानने को मिले वहाँ, कुछ अच्छे दोस्त भी बने वहाँ। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे आपने एक इंटरव्यू यूपीपीएससी में दिया होगा और उसके बाद आपका फिर यूपीएससी में इंटरव्यू था, तो क्या यूपीपीएससी का जो पहले इंटरव्यू था उससे आपको कोई हेल्प मिली। हाँ, निश्चित तौर पे, चूँकि मेरा जिस तरह से बैकग्राउंड है, कभी इंटरेक्शन नहीं रहा उस लेवल पे, और 4-5 लोग जो प्रशासनिक सेवा में इतना अनुभव रखते हैं उनके सामने जाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो पीसीएस में चूँकि इंटरव्यू से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिला था, और इस मामले में कॉन्फिडेंट था कि बात करने के स्तर पे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सहज मुझे अनुभव हुआ। और इसका परिणाम भी ये रहा कि एक यूपीएससी के सबसे टफ बोर्ड माने जाने वाले में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो कुल मिला के काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसका परिणाम मुझे लगता है सकारात्मक ही रहा। यानी कि कह सकते हैं कि आपको जो आपका एक्सपीरियंस था वो आपको यूपीएससी में काम आया, जो कि पीसीएस वाला जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, उससे आपको काफ़ी सहयोग मिला। निश्चित तौर पर। और मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। 841 मेरी रैंक आई है इस समय। अभी डीओपीटी के द्वारा चूँकि सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, तो एग्जैक्टली सर्विस के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है, संभावित तौर पर मुझे इस बार आईआरएस मिलने की संभावना है, और मैं आगे भी अपनी तैयारी जारी रखना चाहूँगा। तो मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा, जैसे आपका यूपीएससी का सफ़र रहा, उसमें कहाँ से जो नए स्टूडेंट हैं वो कहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और क्या उनके लिए मैसेज रहेगा कि प्रीलिम्स कहाँ से स्टार्ट करें, मेंस कहाँ से स्टार्ट करें और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा प्रीलिम्स के लिए। हाँ, प्रीलिम्स सबसे महत्वपूर्ण और आजकल तो ये कहें कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्टेज बन गया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहाँ तक तैयारी का मामला है, तो मुझे लगता है कि सबसे शुरुआती स्तर एनसीईआरटी के लेवल पर हो सकता है। जैसे मेरा खुद का बैकग्राउंड कभी ह्यूमैनिटीज़ का नहीं रहा, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि मैं डायरेक्टली यूपीएससी के लेवल पे तैयारी शुरू कर दूँ, क्योंकि वो सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा है जिसको देख कर डर लग सकता है किसी को भी। तो इनिशियली आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकें। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग की, दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग है ऐसी, और उसको लगाते समय आप ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ आप पढ़ें ना,
उसका एक्सप्लेनेशन भी आप साथ में देखें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जब भी आप जिस ईयर भी एग्ज़ाम दें तो कोशिश करें आप 30-40 टेस्ट सीरीज आराम से लगा लें। उससे ज़्यादा के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वो बर्डन भी हो जाएगा एक प्रकार से। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के माध्यम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी मैं बताना चाहूँगा, वो सीसैट से जुड़ा हुआ है। जिनका बैकग्राउंड गणित नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो 3-4 महीने यदि पर्टिकुलर सीसैट को देंगे तो उसमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि सीसैट पिछले 3-4 सालों से काफ़ी जटिल रहा है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी सीसैट की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर नहीं कर पाए, उनके अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए। इसलिए बेहतर है कि प्रीलिम्स के लिए सीसैट और जीएस दोनों पे ही बराबर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी सुनने में आया, हाल ही में जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी टफ था सीसैट, क्या ऐसा ही है? हाँ, निश्चित तौर पे 2023 का जो सीसैट का पेपर था वो पिछले सालों के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो काफ़ी टफ था और काफ़ी मुश्किल था। वो जो बैकग्राउंड से नहीं है मैथमेटिक्स के, उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस बार का जटिल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें यूपीएससी को कहीं भी दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इतना प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। तो हमें अपनी तैयारी को उस लेवल पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि हमें वो अपने आप में एक बर्डन ना लगे। तो बेहतर है कि आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करिए, तो मुझे लगता है कि उसके रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे। एक सवाल मेरा आपसे पूछने से ये रह गया था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से आपका मन बना कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? एक स्पेशल अंक आता था उड़ान करके, उसमें आसपास के क्षेत्र के जो यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू आता था। तो उनको जानने से मुझे पता लगा कि क्या ये पीसीएस एग्ज़ाम होता है और किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, क्या उनका वर्क फील्ड होता है। तो मुझे काफ़ी वो रोचक लगा उस समय कि इससे डीएम बनते हैं या फिर इससे एसडीएम बनते हैं। तो वो पहला मैं कहूँगा कि एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत था, कि जहाँ से मुझे पता लगा कि ये भी कोई एग्ज़ाम होता है, और वहीं से मेरा मन बन गया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। यानी कि आपको जो उड़ान एक अलग से अंक आता था न्यूज़पेपर में, आपने वहाँ पे देखा कि एसडीएम और डीएम किस तरह से बनते हैं, और वहाँ से आपको लगा कि यहाँ पे एक तैयारी अगर की जाए अच्छे से तो हम भी पहुँच सकते हैं। तो वहाँ से आपका कह सकते हैं कि फाइनली आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। और प्रीलिम्स का हमने आपसे पूछ ही लिया था। अब मैं जानना चाहूँगा कि मेंस के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए और किस तरह से स्टूडेंट मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि उनको जो कि काफ़ी ठीक ठाक वर्ड लिखने होते हैं, लगभग 1200 वर्ड का एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो उसके लिए किस तरह से वो प्रैक्टिस करें और क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए? मेंस इस पूरी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज है, और मुझे लगता है कि 1750 नंबर का जो मामला है वो मेंस से ही तय होता है। और उसमें अगर आप बात करें, मैं पर्टिकुलर पेपर की बात करूं, तो 4 पेपर जो जीएस के होते हैं उनमें आप कोशिश ये करें कि प्रत्येक टॉपिक का अलग से एक नोट्स हो आपके पास, पर्टिकुलर 1 या 2 पेज का, जिसको आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी हो। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ पेपर 3 की बात, तो वहाँ पे इकोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं आप पहले ही उनके डेफिनेशंस और जो संबंधित डेटा हैं या फिर रिपोर्ट्स हैं उनको लिख लें। इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो 25-30 टॉपिक हैं वो उनकी आप एक लिस्ट तैयार कर लें और उनका एक पर्टिकुलर नोट्स तैयार कर लें आप। तो जीएस में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम करना है वो यही है कि प्रत्येक टॉपिक्स के आपके पास एकदम क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, जो एग्ज़ाम टाइम में आप जल्दी से आप रिवाइज़ करके उसको लिख सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम बहुत मोटी मोटी बुक एकदम पढ़ लें। टाइम बहुत कम होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो रिवाइज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बनाएं, और नोट्स भी बहुत बल्कि ना हो, एकदम टू दी पॉइंट्स नोट्स हों आपके, वो आपके काम आए और तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा ऑप्शनल के स्तर पे, ऑप्शनल इस पूरी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे लिए भी काफ़ी वो एक प्रकार के बुरा सपना था जहाँ मुझे ऑप्शनल में नंबर नहीं मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल की आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस प्रकार। और दूसरी बात, ऑप्शनल चैन उससे पहले आप ऑप्शनल चेंज या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपको किस प्रकार से चयन करना है। आपको इस बात पे फोकस करना है कि किस में आपका इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को आप लें, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप देखें कि उसमें मार्क्स भी कितने आ रहे हैं। तो कुल मिला के मामला सिर्फ रुचि का ही नहीं है, मामला ये भी है कि उसमें आप कितने अंक ला सकते हैं, और उसके माध्यम से आप पता करें और फिर आप चुनाव करें कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए बेहतर होगा। और
चुनाव करने के बाद मुझे लगता है कि आप पर्टिकुलर उसके अच्छे से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने की बाद यदि बात करूं तो आप एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगातार आंसर राइटिंग करते रहें। मेरे ख्याल से मेंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि आप आंसर राइटिंग कितनी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुल मिला के वहाँ पे एक क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में लिखना होता है और लिखने के लिए ज़रूरी है आपने पहले प्रैक्टिस की हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मुझे लगता है उतना ही आपको ज़्यादा एज मिलेगा इस पूरे एग्ज़ाम में। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है मेंस या मुख्य परीक्षा का, वो है एस्से को लेके। एस्से को लेके आप पिछले 15-20 साल के एस्से एक बार एनालाइज करें यूपीएससी में जो जो पूछे हैं, और उनके आधार पे आप अपने एकदम क्रिस्प नोट्स बनाएं इस मामले में कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे फिलोसफी के एस्से हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, कुछ दार्शनिक हैं, उनके आप कोट्स याद कर लें पहले से ही, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उनको बेहतर तरीके से लिख पाएँ, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और 10-15 एस्से एग्ज़ाम से पहले लिख लें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और मैं जानना चाहूँगा, जैसे ऑप्शनल की बात आपने की कि ऑप्शनल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल में ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्या आपका सब्जेक्ट था ऑप्शनल? ये वैसे ऑप्शनल चुनाव एक व्यक्तिगत मामला ज़्यादा है थोड़ी सा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग होती है और दूसरी बात प्रत्येक व्यक्ति का एप्टीट्यूड प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग होता है, तो उसको अपने अनुसार ही चयन करना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने भूगोल चुना था। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो एक प्रकार का साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीज़ें समझने वाली बात है और मेरा साइंस बैकग्राउंड भी रहा तो मेरे लिए काफ़ी आसान रहा वो उसका चुनाव करना। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ आप इजी के माध्यम से ना देखें कि किस में आपको आसान पड़ रहा है, ये भी देखें कि किस में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हिंदी साहित्य या फिर एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद आप देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चयन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, तो उसके आधार पर अगर चुनाव करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो थी मेंस की बात और ऑप्शनल की बात, और उसके बाद जब हम मेंस प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी लिख लेते हैं, बात आती है वो इंटरव्यू की। और इंटरव्यू का जहाँ तक मेरा मानना है कि उसमें कई लोगों को हेजिटेशन होती है कि सामने 4 बोर्ड मेंबर बैठे हैं और चाहे आपको बहुत सारी चीज़ें आती भी हों, कई बार आप जो प्रेशर होता है इंटरव्यू का उसमें रिकॉल नहीं कर पाते हैं माइंड में अपने, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए या फिर क्या रणनीति रहे कि हम और अच्छा बेहतर अपना इंटरव्यू कर सकते हैं? ये काफ़ी चुनौती रहती है, विशेष तौर पे एक ऐसा स्टूडेंट जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है उसके लिए तो एक बड़ी चुनौती है कि वो किस प्रकार से इंटरव्यू का सामना करेगा, इंटरव्यू पैनल का सामना करेगा। तो इसके लिए शुरुआती स्तर पे आप ये कर सकते हैं कि आप 4-5 फ्रेंड्स का एक प्रकार का ग्रुप बनाएं और उनसे कहें कि वो आपसे सवाल पूछें और एकदम औपचारिक स्वरूप में वो सवाल पूछें, हंसी मजाक उसमें ना हो। वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रकार से बोलने में सहायता मिले कि अगर सवाल एकदम पूछे जा रहे हैं 4-5 लोगों के सामने तो आपकी ज़ुबान एकदम बंद ना हो, किस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के सवालों का जवाब आराम से दे पाएंगे। और दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू कई सारी कोचिंग के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, तो वो दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देंगे उतना हेजिटेशन आपका कम होगा। और मेरे ख्याल से मैंने खुद ने भी 12 मॉक इंटरव्यू दिए थे यूपीएससी के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहे। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 20 से भी ज़्यादा दिए। तो मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, लोगों के सामने इंटरव्यू देने के, नए नए लोगों के साथ किस प्रकार से आप बात कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते समय एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में भी भाग लें, विशेष तौर पे मंच संचालन जैसी गतिविधियों में जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है तो आप बोलना सीखें, बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बात कई सारे लोगों के सामने किस प्रकार से रखते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वहाँ से शुरुआत करते हैं तो बाद में जाके फिर समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, चाहे तो वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो, मतलब प्रैक्टिस और निरंतरता बड़ी ज़रूरी है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आपने जो अभी जिक्र किया मॉक इंटरव्यू का, तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, जो आपने कहा कि दिल्ली में मॉक इंटरव्यू जो कोचिंग संस्थान है वो कराते हैं, तो क्या उसके लिए कोई फीस वीस लेते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जनरली सामान्यतः कोचिंग्स मॉक इंटरव्यू की फ़ीस नहीं लेते, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फ़ीस भी लेते हैं। हालांकि वो जब फ़ीस लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी करवाते हैं जो बाकी नहीं करवाते। उदाहरण के लिए कुछ कोचिंग ऐसी हैं जो कि करंट अफेयर्स का मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, जो इंटरव्यू के संभावित प्रश्न हैं वो उनको भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपनी अपनी कोचिंग का अलग अलग वहाँ पे प्रावधान है, तो कुछ कोचिंग्स फ़ीस लेती हैं, कुछ नहीं लेती।
कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम तो ऐसे हैं कि वो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए मान सकते हैं कि वो कोचिंग सेंटर उनकी हेल्प करना चाहते हैं कि वो अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सके और उसकी तैयारी वो कराते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि वहाँ मॉक इंटरव्यू की तैयारी हो गई और उसके बाद भी कुछ शंकाएं दर्शकों के मन में रहती हैं कि हम यूपीएससी में जा रहे हैं तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम रहता है और इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा रहता है, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, पिछले कुछ सालों में ये ज़रूर रहा है कि मतलब मीडियम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला यूपीएससी की प्रणाली से संबंधित नहीं है, बल्कि एक प्रकार से स्टूडेंट के पैटर्न को भी देखने की बात है। क्योंकि ये आजकल ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग अंग्रेज़ी मीडियम से ही पढ़ रहे हैं और यूपीएससी देने वालों में भी बहुसंख्यक लोग वही हैं जिनका मीडियम अंग्रेज़ी है। तो जाहिर तौर पर इसका रिज़ल्ट पे भी प्रभाव दिखता है, चूँकि ज़्यादा लोग इंग्लिश मीडियम से ही परीक्षा दे रहे हैं तो रिज़ल्ट भी इंग्लिश मीडियम का ही आ रहा है। तो इसको भेदभाव के रूप में ना देखकर मुझे लगता है कि उस प्रणाली के तौर पे देखा जाना चाहिए जो इस समय समाज में ट्रेंड देखने को मिलता है कि सभी लोग चूँकि अब अंग्रेज़ी से ही पढ़ रहे हैं तो रिज़ल्ट भी वहाँ पे अंग्रेज़ी से ही आ रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ अतिरिक्त चीज़ें हिंदी मीडियम वालों को सामना करना पड़ सकती हैं, मतलब जिनको आप बाधा कह सकते हैं। जैसे कि आंसर राइटिंग के स्तर पर यदि मैं कहूँ तो एक प्रकार की एवरेज स्पीड हिंदी में थोड़ी सी कम होती है। दूसरी बात यह है कि मात्रा लगाने में और वर्तनीय शुद्धि के मामले में देखा जाए तो थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बिंदी भी वर्तनीय शुद्धि का कारण हो सकती है। तो वो, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत बड़ी बाधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीडियम को दोष देने के बजाय हमें अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उससे आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे और सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। मसला चल रहा है वो उतना नहीं है क्योंकि बहुसंख्यक जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस वजह से भी एक रीज़न ये भी है कि वो संख्या में ही कम होते हैं जो मेंस लिखते हैं या फिर तैयारी करते हैं, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से हालांकि बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी का रिजल्ट कम है। एक रीज़न मुझे लगता है कि ये ही ज़्यादा रहा होगा। कहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि अगर कोई इंटर के बाद मन बनाता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, या फिर उसको बीएससी पहले करना चाहिए या फिर बीए करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने मन बना लिया कि वो इंटरमीडिएट के बाद तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, तो उसके हिसाब से उसको ग्रेजुएशन का चयन करना चाहिए। यहाँ मैं उसको सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेके बीए करे बजाय बीएससी या फिर बीटेक करने के, क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही में वो ये कोशिश करे कि वो एनसीईआरटी अपने लेवल से पढ़े ताकि उसका एक बेस मजबूत हो सके। उसके माध्यम से जब वो पहली बार परीक्षा देगा तो उसे काफ़ी आसानी वहाँ पर होगी। एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। और लास्ट में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, यूपीएससी की तैयारी अपने आप में काफ़ी लंबी तैयारी मानी जाती है और अगर आपका 1-2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्वाभाविक है कि इसमें टाइम लगता है। देश के सर्वश्रेष्ठ टैलेंटेड लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कि आप किसी भी स्टेज में यहाँ पर बाहर हो सकते हैं। तो उसको लेके ज़्यादा तनाव ना लें, आप निरंतर मेहनत करते रहें। और दूसरी बात यह है कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, खुद के प्रति आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है इस पूरी परीक्षा में। तो बेहतर ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें और लगातार